आज हमारे लिए एक गर्व की बात है, या हर्ष के लिए कि आज हमारे बीच में डॉक्टर केजरीवाल जी वेदांता से आए हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार जी, डॉक्टर असलीवा तो कार्डियोलॉजिस्ट और वहाँ के डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर साहब भी है। अरविंद कुमार हिंदुस्तान के अंदर लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाले केवल 4 डॉक्टर, उनमें से डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया यहाँ से लोकल ही हैं, ये इंटरनल मेडिसिन की एचओडी है, ये हमारे बीच में है। डॉक्टर रीना आप एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब विनोद अंसन जी के कहने पे यहाँ आए हैं इस शहर के लिए। डॉक्टर साहब वो आपसे अब 1-2 मिनट मिलेंगे फिर, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है कुरुक्षेत्र वेदांता की तरफ से एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो कि सितंबर में शुरू होगा, तो उसके लिए हम जा रहे हैं उसका देखने के लिए। तो रास्ते में तो रास्ता यही था हमारा, तो हमने डॉक्टर साहब के कहने पर थोड़ी देर आप यहाँ मिले आपसे, इसके लिए डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद दिवाली वालों का। ये सभी जो जियो स्वास्थ्य सेवा विभाग है स्वामी ज्ञानानंद जी का, उनके तत्वाधान में जो सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, तो जियो विकास संस्थान क्षेत्र में वेदांता की तरफ से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आज उसी के इंस्पेक्शन में सभी गए हुए कार्य, तो ये अपने शहर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। और मैम आई हैं, मैम यहाँ की बेटी भी हैं, और सर आए हैं, तो हम सबका भिवानी की तरफ से आइए, मैं नीमा की तरफ से और शहर की तरफ से मैं सब वेदांता के डॉक्टर्स का यहाँ वेलकम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वो इस शहर में भी कुछ लोगों का यहाँ जितना ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनली जितना मदद हो सके वो करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर विनोद जियो गीता मेडिकल उसके जनरल सेक्रेटरी हरियाणा के। डॉक्टर साहब, ओवरऑल हेल्थ को लेकर के लोगों को किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट है, फिर पर्टिकुलर आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसे की पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो डॉक्टर की सपोर्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी बेसिक सी जानकारी आपकी मतलब आप हृदय रोग के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा टॉपिकल क्वेश्चन है कि हृदय रोग, हृदयघात जो है, हार्ट अटैक्स जो हैं, आजकल 30 साल की उम्र में चालू हो गए हैं और हर डिकेड में बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने देश की विडंबना है कि इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो तो देखिए 25% तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जब चेस्ट पेन होता है, तो क्योंकि कई बार डिटेक्ट भी नहीं होता टाइम। तो सवाल इतना टॉपिकल है कि भाई हम कैसे इन चीज़ों से पहले ही बचें। तो उसके अंदर जीवन शैली की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अर्ली डिटेक्शन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का इसमें रोल है। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, निकोटीन का किसी तरह सेवन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हाई है, फैमिली हिस्ट्री हो, उनको वैसे ही अपना 25 साल की उम्र पे एक प्रिवेंटिव चेकअप ज़रूर करना चाहिए, और अगर उसमें कुछ खामियां निकलती है तो तभी से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि अपन अपनी लाइफस्टाइल के अंदर फिज़िकल एक्सरसाइज, लो फैट डाइट और योग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पद्धति अपन ने ही, इसकी पद्धति जो अपन ने सबको दी, सारे वर्ल्ड को दी, ये हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और इसी करके हम इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सर, आपसे क्वेश्चन है कि आप प्रशासन भी देखते हैं कि आज बीमारी जो है वो गरीब अमीर देख के नहीं आती, तो आम आदमी मतलब अपनी तैयारी परिवार में कैसे रखेगी? ऐसी कोई स्थिति बड़ी बीमारी की आ जाती है तो किस तरह की तैयारी रखेगी फाइनेंस लेवल पे भी? देखिए, आपने 2 पार्ट बोले कि वो तैयारी कैसे रखे और फिर आपने फाइनेंस पार्ट का भी कहा, तो मैं डॉक्टर साहब ने जो बताया उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर हम अपने प्राचीन काल की तरफ मुड़ के देखें तो ऋषि मुनि लोग और जो पुरानी जीवन शैली थी उसमें लोग 100 साल तो आम जिया करते थे, और आज जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 30 साल की उम्र पे उन्होंने हार्ट अटैक की बात करी। मैं लंग का डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताऊं कि 30 साल की उम्र पे लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए कि जो हमारी प्राचीन जीवन शैली थी उससे हम दूर भटक गए हैं,
और बिल्कुल आर्टिफिशियलिटी, जैसा डॉक्टर ने कहा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है। यहाँ से जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाना होगा तो गाड़ी से जाएंगे। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, खाने पे ज़्यादा ध्यान है। आप देखिए मोटापे का इंसिडेंस बढ़ गया है। हमने दिल्ली के स्कूलों में एक स्टडी की थी, 40% बच्चे वहाँ पर अपने वजन से ज़्यादा वजन वाले ओबीज पाए गए थे वहाँ पर। तो और बिल्कुल आर्टिफिशियलिटी आ गई है हर चीज़ में। तो इस वजह से ये इनको एक कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो वो हार्ट की डिजीज हो या लंग्स की डिजीजेज हो, मानसिक बीमारियां हो, बहुत सारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रही हैं और इनका इलाज तो एक जगह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें बताने की जरूरत है, जो आप लोग बहुत सशक्त माध्यम हैं, कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इनको होने से रोकना है। बीमारी होने के बाद ट्रीट करना, उसके लिए आंचल हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, इन सब की जरूरत होगी। लेकिन सबसे अहम चीज है इनको होने से रोकना। हम स्वस्थ रहें, बीमार हो ही ना। लेकिन फिर भी अगर बीमारी होगी तो उसके लिए हमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल के अस्पतालों की जरूरत है। और आज जो हम लोगों की मीटिंग है वो यही है कि मेदांता एक टर्शरी लेवल का अस्पताल है, यहाँ पर ये आंचल हॉस्पिटल है। तो हम यही एक्सप्लोर करने आए हैं, क्या मेदांता की जो एक्सपर्टीज है, हर चीज में टॉप एक्सपर्ट वहां मौजूद है, और यहाँ की जो जनता है, जो बीच का ये गैप है, क्या उस एक्सपर्टीज का फायदा आंचल हॉस्पिटल के थ्रू भिवानी की जनता को भी मिल सकता है। यही हमारे आज के आने का मिशन है। सर, भोजन को लेकर के काफी जिम्मेवार ठहरा जाता है, बीमारियों को भोजन से जोड़ा जाता है, भोजन के दूषित को लेकर पेस्टिसाइड डाल देना, तो ये कहाँ तक सही है या ये वैसे मिथ है? आप क्या मानते हैं सर? आई थिंक मैडम जी, इसमें मैडम। ज़्यादा बता सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो आपका सवाल का जवाब दूंगी, और क्योंकि मैं फिजिशियन हूँ और अब बारिश का मौसम है तो मैं शुरुआत करूंगी कि बारिश में इस इलाके में भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत होती हैं। तो आप लोगों को जागरूक करिए कि इस टाइम पे पूरी बाजू के कपड़े पहने, मॉस्किटो नेट वगैरह लगाएं। मच्छर के कटने से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारियां भी इग्नोर नहीं कर सकते। हृदयघात, लंग कैंसर, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि आगे ये बढ़े ना। खाने में पेस्टिसाइड, पोल्यूशन की जो आपने बात कही, जब खाने में एक पेस्टिसाइड आप अपने खेत में डालते हैं, वो उसके बीज में चला जाता है, वो हमारे पेट में चला जाता है और वो बाहर कभी नहीं जाता। वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। वो फैट के थ्रू आपकी बॉडी में ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी भी इसी वजह से हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी इस वजह से हो रही है, और कैंसर तो डेफिनेटली हो ही रहा है। आपने सुना होगा कि पंजाब में जब एकदम से हरित क्रांति आई और बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होना शुरू हुआ, तो वहाँ पर कैंसर का रेट इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ गाँवों से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, बीकानेर में जो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक खाना इस्तेमाल करना चाहिए, उगाना चाहिए। परेशानी है कि उसकी पैदावार कम होती है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो कोई सेफ एनवायरनमेंट, सेफ इंसेक्टिसाइड हमें यूज़ करना चाहिए। मैडम, कोरोना के टाइम में आपने बेहतर कार्य किया, ये कोरोना के बाद जो टीके लगे उसके काफी साइड इफेक्ट आते हैं, ये कहाँ तक सही है? उसको क्या बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, सबको ऑलमोस्ट एक बार कोरोना हुआ और सबको 2-2 टीके भी लगे हैं। जो प्रॉब्लम हो रही है कि लोग सोचते हैं कि भाई हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। आईसीएमआर ने एक स्टडी की और भी देशों में स्टडीज हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि एक पर्टिकुलर वैक्सीन से थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रॉब्लम हो सकती है। पर इंसिडेंस कितना है उसका? 1 in 2.5 मिलियन, मतलब 1/25 लाख में। चिकनगुनिया का अपना प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट, मतलब क्लॉट बनाने का इफेक्ट कितना है? कम से कम 7 गुना। सो हमें ये नहीं भूलना चाहिए वैक्सीन के प्रति जो भावना है कि वैक्सीन ही खराब है। देखिए, वैक्सीन ने इन्फेक्शंस में जो काम किया है, जो बीमारियों को, आज स्मॉल पॉक्स की बीमारी इरेडिकेट हुई है, आज हमारे यहाँ कोलरा इरेडिकेट हुआ है, ये हैजे की बीमारी ये चली गई है, ये पोलियो इरेडिकेट हुआ है। किस वजह से? वैक्सीन की वजह से। सो वैक्सीन ने अपना काम किया। हर केमिकल का, हर बीमारी का, हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। जब उसका अच्छा प्रभाव उसके बुरे प्रभाव से ज़्यादा होता है, तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। कोरोना के दौरान लोगों की सेडेंटरीनेस बढ़ी है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ा है, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा है। सो जो हार्ट, हृदयघात, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ों का एक निचोड़ है। सिर्फ अकेला हम ये नहीं कह सकते कि टीकाकरण ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम सब अलर्ट भी हो गए हैं। पहले किसी को एक कुछ चीज़ होती थी, वो इतनी फैलती नहीं थी। अब एक बंदे को प्रॉब्लम होती है
जो सोशल मीडिया है उससे आपको पता भी चल जाता है, जागरूकता भी हो रही है इस बारे में। सो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो पहले 1 साल में ज़्यादा थे, अब हम सबको जागना उससे कोरोना एपिसोड से हमें ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है और सेहत आप खरीद नहीं सकते, यू हैव टू इन्वेस्ट। हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपना जैसे 1 घंटे का व्यायाम ही करना है। मैं खुद यहाँ आई हूँ आज जल्दी उठ के, फिर भी उससे पहले मैंने व्यायाम किया। डॉक्टर अरविंद करते हैं, डॉक्टर कासलीवाल का इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज़ कभी नहीं भूलते। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, जनता हो, 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है और करना भी चाहिए। इसी में मैं ऐड करूंगा कि दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो 0% साइड इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी हम दवाएं लेते हैं ना। उसी तरह से कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका 0% साइड इफेक्ट हो, लेकिन दुनिया में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। देखना ये होता है कि साइड इफेक्ट्स का इंसिडेंस कितना है और उससे बेनिफिट कितना है। तो जो ये कोरोना का टीकाकरण हुआ है उससे जो बेनिफिट हुआ है वो जो थोड़े से ये साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। और उसमें जो ये साइड इफेक्ट्स डिक्लेयर्ड हुए हैं उसमें खाली वैक्सीन ही नहीं है, जैसा मैडम ने बताया, बहुत सारे दूसरे कारण भी थे जिसकी वजह से उन लोगों को, अब एक व्यक्ति का आया था कि वो साइकिल लेकर के बड़े 30-40 किलोमीटर के जर्नी पे सडनली निकल गए। तो अगर आप शरीर को एकदम से ऐसा दे दोगे तो उसके लिए तो फिर आप वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं मान सकते। और एक बात और भी है सर कि कोरोना वायरस में जिन लोगों के ऑलरेडी प्लाक हार्ट में बने हुए थे और एकदम से, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, एकदम से अनयूज्ड वो प्लाक रप्चर हुए और कहा यह गया कि अरे भाई इन्होंने तो वैक्सीनेशन लगाया था इसलिए डेथ हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। कि दूसरा क्योंकि वो क्लॉट्स बन रहे थे तो कोरोनरी आर्टरीज भी इन्वॉल्व थी। आप देखिए कि जो हार्ट के पेशेंट्स थे जो ऑलरेडी डबल एंटीप्लेटलेट्स पे थे उनमें कम डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंटीकोगुलेटेड थे। दूसरी बात सर, ये जिसको अपन कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये वो डिजीजेस हैं जिसमें ना लाइफ है ना स्टाइल है। जो कहते हैं ना, ये तो लाइफ, देयर इज नीदर लाइफ नॉर स्टाइल इन इट। जब तक आप व्यायाम, योग और गुड डाइट को ना ऐड करें तब तक वो डिजीज बढ़ेगी। ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन एक सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे वेदांता, मैक्स, गंगाराम, ये बड़े हॉस्पिटल्स को ये माना जाता है कि अमीर कोई हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता की बात आती है। तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति को जब इस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या मैकेनिज्म है उनकी मदद कर पाए, उनको ट्रीटमेंट दे पाए, या फिर आप लोगों के सिलेबस में क्या इस तरह की कोई नैतिकता का पाठ भविष्य के लिए क्या नहीं शामिल किया जाना चाहिए भी ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए भी ऐसा कुछ? नहीं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है सारी फॉलो हो रही है, मैं जानता हूँ पूरी। उसी के और और मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। ये अपने पाठ्यक्रम में नैतिकता का पाठ ये पढ़ाया। लगभग हर क्षेत्र में ऐसी महसूस है, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा मैंने है। आपके शब्दों को बहुत ध्यान से सुना है और थोड़ा सा चोट लगी है, इसलिए मैं इसका बड़ा सटीक जवाब दूंगा। ये अक्सर डॉक्टरों को कहा जाता है जी नैतिकता का पाठ नैतिक। मैं आपको लाउड एंड क्लियर हर एक की तरफ इशारा करके बोलना, आप 25 प्रोफेशंस ले लीजिए, अगर एक प्रोफेशन है जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नैतिकता का काम करता है तो वो मेडिकल प्रोफेशन है। ये वो प्रोफेशन है जहां आज भी लोग अपने पैसे से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब रात के 2 बजे अगर कोई पेशेंट आएगा उससे ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं सो रहा हूं। आप, अब मैं नाम नहीं लूंगा, प्रोफेशंस के बड़े सारे प्रोफेशन है, रात के 2 बजे उनको फोन करके तो देखिए आप, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा और उठाएगा तो आपको डांट देगा। अगर कोई प्रोफेशन नैतिकता का काम आज भी इस देश में सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो मेडिकल प्रोफेशन है। लेकिन हाँ, हर चीज को जहां पर भी वो है उससे और अच्छा किया जा सकता है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें और सुधार की जरूरत है। सुधार एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सारी स्कीम्स वहां मान्य होती है। मेदांता का एक सोशल आर्म भी है जिसको मेदांता फाउंडेशन कहते हैं और मेदांता फाउंडेशन की तरफ से भी इस तरह के बहुत से लोगों की मदद की जाती है। और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है मेदांता का, जिसमें हम काबुल और काठमांडू तक जाके आए। हाँ, दूसरा ये भी है आजकल कि जैसे क्लिनिक बन रहे हैं, सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं देश में। देखा जाए तो आए दिन 2-3 4 केसेस जो हैं
हर शहर में देखने को मिलती है। क्या कारण है जो सुसाइड लोग आजकल इतना कर रहे हैं? क्या reason? देखिए, जो हमारी लाइफस्टाइल हो रहा है ना आजकल, पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, वहाँ एक दादाजी दादी जी होते थे, पिताजी माताजी होते थे, बड़े पापा बड़ी मम्मी होते थे, छोटे पापा छोटे मम्मी और खूब सारे बच्चे होते थे। एक को कोई स्ट्रेस हुआ, वो शाम को अगर डिप्रेस्ड आया, सारे मिलकर उसको सपोर्ट करते थे। फिर उसको लगता था अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ 2 लोग घर में अकेले हैं, रात को आए, मान लीजिए जॉब छूट गया, अब रात को आप अकेले, अरे हमारा कल ईएमआई कैसे देंगे, परसों, उनको कोई शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म नहीं है, सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। इसी वजह से इंसान अपने भंवर में फंस जाता है और जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो सुसाइड का रास्ता निकलता है। हमने कोविड में भी यही कहा था बार बार टीवी पे वीडियो से कि आप फिजिकल आइसोलेशन रखिए लेकिन सोशल आइसोलेशन मत रखिए। मोबाइल की मदद से अपने दोस्तों से बात करिए, लोगों से कनेक्ट होइए, जुड़े रहिए, अपने गम शेयर करिए, उनके गम शेयर करिए। अगर हम एक सोशल एनिमल हैं, बट आज की तारीख में ना हम सो कॉल्ड सोशल बट रियली एंटी सोशल होते जा रहे हैं। अगर हम फिर से उसी तरह से रहने लगेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं सुसाइड्स का रूट कम होगा।